दिल्ली में एमसीडी चुनावों की सुगबुगाहट है और सुगबुगाहट इसलिए है कि फटाफट डिलिमिटेशन किया गया, उसके बाद नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया कि कौन से वार्ड जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे, कौन से वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगे। साथ ही साथ जो है अब कई जगहों पर कयास लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक सर्कल में ये सुगबुगाहट है कि जल्दी ही दिल्ली का जो राज्य चुनाव आयोग है वो इलेक्शन की घोषणा भी कर सकता है। अब घोषणा कब होगी वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे साथ कुछ जानकार हैं और कई सारे हमने भी पड़ताल की जो है डिलिमिटेशन के रिपोर्ट की, उसमें कई सारी गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं छतर सिंह जी, लेकिन इनको मैं कांग्रेस नेता के तौर पर कम इंट्रोड्यूस करूंगा। ये जो भी जहां भी डिलिमिटेशन होता है या चुनावी डाटा होता है उसमें घुस जाते हैं, उसका आपको कीड़ा है ना। तो आपने भी तो देखा है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, तो आपके जो दिमाग का जो वो कैलकुलेटर है वो क्या कह रहा है? कुछ कमी बेसी गड़बड़ झाला कुछ है, और है तो कहां कुछ हुआ है? देखिए, ये जो डिलिमिटेशन हुआ है ये पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के साथ धक्का करने की कोशिश की है। जब भी दिल्ली में डिलिमिटेशन हुआ है और जिसने भी किया है उसने एक चीज का ध्यान रखा है कि उसमें जो बेसिक है, डिलिमिटेशन एक्ट का वायलेशन ना हो, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का वायलेशन ना हो, इसमें तो सबको वायलेट किया गया। अच्छा, सबसे पहले तो आप समझा दीजिए कि ये आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन एक्ट कुछ होता है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट होता क्या है और कैसे वायलेशन है? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि डिलिमिटेशन में ध्यान किन चीजों का रखना चाहिए था जो कि ध्यान नहीं रखा गया है आपके हिसाब से। देखिए, ये 1972 में पहले डिलिमिटेशन एक्ट बना, जिसको संशोधित किया गया 2002 में, और 2002 के एक्ट के मुताबिक पूरे देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं का डिलिमिटेशन हुआ। जस्टिस कुलदीप सिंह उसके चेयरमैन थे। उसके बाद से जो भी डिलिमिटेशन होता है उसको उसी के अंतर्गत होता है। दिल्ली में भी जो डिलिमिटेशन हुआ है 2007 में हुआ है कॉरपोरेशन का, 8 में, और उसके बाद 11-12 में हुआ, 15-16 में हुआ, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये डिलिमिटेशन एक्ट को फॉलो करेंगे। वो इसमें नहीं किया गया। पहला इसमें नहीं किया गया, पहले इनको एसोसिएटेड मेंबर्स बनाने थे, जो भारत सरकार ने गलती की। जिस पार्टी के एमपी हैं, एमएलए हैं और काउंसलर्स हैं, तीनों को उसमें रखते थे। अब चूंकि कॉरपोरेशन भंग हो गई, मेयर नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो कम से कम इनको लोकसभा के एमपी और विधानसभा के मेंबर्स, उनको जिस रेशो में वो हैं उस रेशो में उनको उसमें रखना चाहिए था। उससे क्या होता है कि जो लोग हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो वहां होते हैं। अब तो कोई है नहीं, और ये अफसर कोई मालूम ही नहीं है कि कर कौन रहा है। ये टोटल बीजेपी ने किया है और एक एक जगह अपने वर्कर से करा के और उसको करके इन्होंने कर दिया। आपने 1700 ऑब्जेक्शंस लोगों ने डाले हैं, और 1700 ऑब्जेक्शंस को आप मात्र 3-4 दिन में डिसाइड कर देंगे। आपको उसको डिसाइड करने के लिए आपको कोई तो मशीनरी बनानी थी, कोई तो देखरेख के लिए मशीनरी बनानी थी। इसमें ये तो एक वायलेशन है। इन्होंने कहा कि कोई भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें हम कम से कम 3 वार्ड बनाएंगे। 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसमें उस कैलकुलेशन के हिसाब से 2 वार्ड बनते हैं। वो कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका जो दिमाग का जो कैलकुलेटर है वो कहता क्या है कि क्यों 2 बनने चाहिए? देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन को 250 से डिवाइड करोगे तो एवरेज पॉपुलेशन आ जाएगी। एवरेज पॉपुलेशन आती है 65,675, 675 के करीब आप उसको लगाएं। 65,675 जो पॉपुलेशन है, उससे असेंबली की जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ वार्ड्स आ जाएंगे कि आपको उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वार्ड बनने हैं। इन्होंने जो किया है उसी फॉर्मूले से किया है। मतलब ये समझिए, जो मैं थोड़ा इनके बात को ही अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो उस 2 लाख को 65,000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर वो
2 आता है या 2.5 से कम आता है तो वहां पर सिर्फ 2 वार्ड होने चाहिए, और अगर 2.5 से ज्यादा उसका फैक्टर आता है, 2.5 से ऊपर जाता है, तो वहां पर 3 वार्ड होने चाहिए। यही बिल्कुल यही है। अब उसमें इन्होंने क्या किया है कि 3 वार्ड ऐसे बनते थे, एक चांदनी चौक, एक अपना मालवीय नगर और एक जंगपुरा, कि वहां 2 वार्ड बन रहे थे। परंतु चूंकि इन्होंने ये कह दिया कि हम 3 से कम कहीं नहीं करेंगे, तो 3 वो कर दिए। अब अगर फॉर्मूले से आप डाइवर्ट करोगे तो 3 आपने बना दिए, तो आप ये मुझे बताएं कि पटेल नगर में 3 बनने चाहिए थे, आपने 4 क्यों बनाए? आपने बुराड़ी में 6 बनने चाहिए थे, आपने 5 क्यों बनाए? आपने पटपड़गंज में आपने 4 बनाए हैं, 3 बनने चाहिए थे, 4 बनने चाहिए थे, 4 बना दिए। और एक जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है वो ये की है, 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक है कौंडली, एक है त्रिलोकपुरी और एक है मंगोलपुरी। वहां 4 बनने चाहिए, इन्होंने 3 बनाए। तो कोई तो क्राइटेरिया इन्होंने रखना है। लेकिन ये भी सरप्राइजिंग है कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आप नाम ले रहे हैं, जिनमें मंगोलपुरी है, कोंडली है और त्रिलोकपुरी है, तीनों शेड्यूल कास्ट रिजर्व हैं, तो क्या इसमें कुछ आपको एक मैकेनिज्म दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो उलटफेर किया गया है? आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि ये एंटी दलित है, तो ये भी कहीं लग रहा है क्या कि वहां पर चूंकि बीजेपी को वोट कम मिलता है शेड्यूल कास्ट एरियाज में, इसीलिए वहां पर कम किया गया है? देखिए, ये इन्होंने ये किया है कि मान लीजिए वहां 3 बन रहे हैं, तो 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हो रही हैं, तो उनकी आप अगर पॉपुलेशन देखेंगे वो 35% ज्यादा है। जो एवरेज होनी चाहिए 65,000, उससे 35% ज्यादा है, 82,000 है, 88,000 है, उस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। इन्होंने क्या किया, एससीज को कंसोलिडेट कर दिया एक जगह, और जो बाकी बचे हैं जनरल, वो सीट बना दी कि इस पे बीजेपी जीत जाएगी। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये खेल जो डिलिमिटेशन किया गया है, और मेरा तो साफ कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन कमेटी बनाई है, ये बीजेपी की मदद करने के लिए बनाई है, और टोटल उन्होंने बीजेपी की मदद की है। या तो ये बता दें कि 17,000 जो इनके पास ऑब्जेक्शंस आए, 1700 ऑब्जेक्शंस को इन्होंने कैसे डील किया, वो भी एक एक्ट का वायोलेशन है। ये आपने भी ऑब्जेक्शन दिया था? मैंने भी दिया था। मैंने तो ये पूरा ऑब्जेक्शन दिया है कि ये किस प्रकार से ये जो आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, ये इतनी नहीं बननी चाहिए थी, इतनी बननी चाहिए थी। मैंने ये भी ऑब्जेक्शन दिया है कि आपको इसमें एसोसिएटेड मेंबर्स रखने चाहिए थे। मैंने ये भी ऑब्जेक्शन दिया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की वायलेशन है। अभी जो तीसरा इशू है वो ये है कि 250 में से 132 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां ±10% से कम या ज्यादा है। अब आपको पता है कि ये ±10% से कम या ज्यादा कैसे है? जैसे 65,000 है तो आपका 10% बनता है 6,500, यानी जहां पर भी 71,500 से या 72,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है वो नहीं हो सकती, 72,000 नहीं हो सकता है। और उसी तरीके से माइनस कर दीजिए 65,000 में 7,000, तो आप 59,000, 58,000, 59,000 से कम पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बना सकते। यानी जो रेंज होना चाहिए था पॉपुलेशन का 58,000 से लेकर के 72,000 का रेंज होना चाहिए था। लेकिन हम 88,000 का भी देख रहे हैं और 46,000 का भी देख रहे हैं। नहीं, 46,000 का भी देख रहे हैं आप, 46 से भी कम है, 44,000, 42,000 भी है। चांदनी चौक जो बनाई है वो 42 पे बनाई है, पहले 35 पे थी। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो इन्होंने कहा हल्ला हो गया है, तो 35 को 42 कर दिया। तो दूसरी तरफ 88,000 पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये जो किया गया है, ये खेल इसलिए किया गया है कि किसी तरह से ये बीजेपी को इसमें मदद की जाए, और इसीलिए कांग्रेस भी कोर्ट में गई है, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में जाऊंगा, और भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हो फेयर होना चाहिए ना। कभी किसी ने नहीं किया है, किसी स्टेट में कभी डिलिमिटेशन में इस तरह से धक्का नहीं हुआ है जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको बीजेपी डिस्ट्रॉय कर रही है, डिलिमिटेशन कमेटी, डिलिमिटेशन कमीशन जो दिल्ली में बनाया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और अपने इंटरेस्ट में डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन ये आप कहते हैं, लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन है या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि हमने तो रिकॉर्ड टाइम में सब कुछ कर दिया। इससे पहले आपका इतना तजुर्बा है, क्या आपने देखा है कि इतनी जल्दी रिपोर्ट आ गई हो, इतनी जल्दी डिलिमिटेशन का काम कर दिया गया हो? क्योंकि मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से लगभग साल, 1.25 साल
इस पूरे प्रोसेस में लगते थे, तो क्या क्या देखा जाता है, क्यों इतना टाइम लगता था, और इस बार जल्दी में हुआ है तो किन सब चीजों को आपने नजरअंदाज किया होगा? देखिए, इसमें क्या है कि सेंसस के पास ईबीज की बाउंड्रीज हैं, उसके मैप्स हैं। ईबीज यानी इन्यूमरेशन ब्लॉक्स। उसको जब भी उन्होंने इनोमरेशन किया है, उसको एक ब्लॉक बना के किया है, जैसे एक पोलिंग बूथ होता है ऐसे इनोमरेशन ब्लॉक होता है, और उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, उसके कई हजार मैप्स हैं। उन मैप्स को इनको डिजिटाइज करना चाहिए था, वो तो इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने किसी मैप डिवीजन को देके और उसको कहा, उसमें हजारों गलती हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आप अगर कभी गए हो, ये पंचशील क्लब है, मालवीय नगर में, नहीं वो आता है ग्रेटर कैलाश में, ग्रेटर कैलाश में, हाँ, उस पंचशील को तो डाल दिया है इन्होंने जमरूदपुर गांव के साथ, और शाहपुर जट को डाल दिया चिराग दिल्ली के साथ। बीच में एक पॉकेट जो है वो आइलैंड बन गया है। वो कौन सा पॉकेट है जो आइलैंड बन गया? ये जो मैं पंचशील क्लब और पंचशील पार्क जो कह रहा हूं, पंचशील क्लब और पंचशील पार्क अलग हटा दिया, और शाहपुर जट जो है, शाहपुर जट को उनसे ऊपर उठा के चिराग दिल्ली में डाल दिया। ये क्या है? मतलब आप कोई करेंगे तो उसमें एक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी बीच का जो पार्ट है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और फिर आपको अगली कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है। वो क्या किया है कि वो कोशिश की गई है कि भाई दो गांव हैं बड़े जाटों के, एक चिराग दिल्ली और एक शाहपुर जट, तो जिसने भी बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा वो जाट होगा, उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली है कि भाई मेरे को ये सूट करता है कि इसको भी इसमें डाल दो और इसको भी इसमें डाल दो। बाकी आप ना डेवलपमेंट की कोई चिंता है, ना ये चिंता है कि ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उसको बीजेपी को इनको चिंता नहीं है। मैं एक और कह रहा हूं, इस डिलिमिटेशन कमेटी में 3 आदमी हैं, तीनों में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उनका दफ्तर है। मुझे ये बता दें, बीजेपी के लोग बता दें और ये कमीशन के लोग बता दें कि वो जो 2 मेंबर हैं उनको लोगों को पता ही नहीं है कौन है। एक दिल्ली सरकार से, एक केंद्र सरकार से, दोनों है ना। क्या वो किसी आदमी से मिले हैं? भाई किसी आदमी से उन्होंने मुलाकात की है, और किसी आदमी ने, देव साहब ने मुलाकात की है। ये क्यों नहीं की है? क्योंकि कोई आएंगे, प्रेशर करेंगे, प्रेशर में तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तो इसलिए मिलने की क्या जरूरत है? डिलिमिटेशन में तो यह होना चाहिए कि लोगों को इलाके में जाना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। आपको ध्यान हो कि जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पब्लिक हियरिंग की थी, इन्होंने कोई पब्लिक हियरिंग नहीं की। जिसने ऑब्जेक्शंस किए इनको उनको बुला के सुनना चाहिए। लेकिन जस्टिस कुलदीप सिंह तो लोकसभा का डिलिमिटेशन कर रहे थे ना, तो दिल्ली की लोकसभा और विधानसभा का किया ना उन्होंने जी। तो वो एक मापदंड है, उसी को तो फॉलो करते हैं ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने बुला के, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्शन किए या मैंने ऑब्जेक्शन किए, मैंने उसमें लिखा कि अगर आप मुझको समय दोगे तो मैं आपको आके आमने सामने बैठ के उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई टाइम नहीं दिया। किसी एक आदमी को मुझे दिल्ली में खड़ा कर दो जिसने ऑब्जेक्शन किए हैं, और उसके ऑब्जेक्शंस पे उसको बुला के इन्होंने ये कहा है कि आप आइए, आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। आपने, कांग्रेस पार्टी ने किए, कांग्रेस पार्टी को बुला के नहीं बात की गई। आम आदमी पार्टी ने किए, उनको बुला के बात नहीं की। आपको लोग दूसरी पार्टियों ने भी किए हैं, बीएसपी ने भी किए हैं। ये आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कांग्रेस कुछ ज्यादा मुखर हो करके कोर्ट में जाने की बात कर रही है? आम आदमी पार्टी फिलहाल चुप है कि वो क्या रवैया अपनाएगी। उसमें उन्होंने कहा है कि आगे हम स्टडी करेंगे, शायद वो ना जाएं कोर्ट में। क्या लगता है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस क्यों कर रही है? क्यों कांग्रेस कमजोर है इसलिए, या फिर कोई और वजह है कि आप कोर्ट में जाने के लिए ज्यादा इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस ये कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो इसी ऐसे ही कामों से प्रूफ हो रहा है, वो नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस डिलिमिटेशन की समझ चाहिए, समझ नहीं है। और हम ये मानते हैं कि हमारी ड्यूटी है दिल्ली में, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो हम खड़े होकर उसका विरोध करें और उसको जहां तक रोकने की कोशिश करेंगे, कोर्ट जाएं, कुछ जाएं। जब अगर उसमें भी कोई हम कामयाब नहीं होंगे तो तभी तो हार मानेंगे, लड़े तो सही। ये तो आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के नफा नुकसान की बात हो गई। अगर यही डिलिमिटेशन पर चुनाव होता है, इसी डिलिमिटेशन पे, तो लोगों के लिए क्या नुकसान होगा? क्या लोगों को भी कोई नुकसान होगा, या सिर्फ इसमें पॉलिटिकल नफा नुकसान की बात है?
लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे 88,000 पर हो चाहे 44,000 पे हो, क्या लोगों को भी कोई फर्क पड़ने वाला है इसका? बिल्कुल पड़ने वाला है। जब 65,000 पे होगा तो जो फंड्स हैं वो फंड्स भी तो डिस्ट्रीब्यूट उसी के हिसाब से होते हैं। अब जो 65,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड लगना था वो 88,000 की में कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एरिया ज्यादा हो जाएगा। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फंड कम पड़ेगा। जहां कम पॉपुलेशन पे हो रही है उनमें फंड ज्यादा हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड भी तो इसी से होता है। फंड तो कहीं और से तो लाएंगे नहीं। आपको वो भी जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से लगाना है वो पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से। अभी तो झगड़े मचेंगे, सड़कें, एक सड़क उसमें डाल दिए, एक सड़क उसमें डाल दिए। मैं बताता हूं आपने, इनको जो नहीं करना चाहिए था, इनको सेंसस टाउन को नहीं तोड़ना चाहिए था। दिल्ली में अभी ये सेंसस टाउन क्या बला है ये हम बहुत लोगों को मालूम नहीं है। गांव के साथ जो लगती हुई पॉपुलेशन है उसको विलेज से बाहर निकालेंगे तो उसको इन्होंने सेंसस टाउन बना दिया फॉर पर्पज ऑफ अपना इनोमरेशन के लिए। तो वो जो सेंसस टाउन है उसमें गांव की पॉपुलेशन है, गांव के चारों तरफ कुछ झुग्गी झोपड़ी बस गई है वो उनकी पॉपुलेशन है, या अनऑथराइज कॉलोनीज गांव के साथ लग गई है उनकी पॉपुलेशन है। तो जर्नली उस पॉपुलेशन को ये एक साथ डालते थे, अब की इन्होंने वो भी तोड़ दिया। अभी एक बहुत तो मतलब गांव कहीं जाएगा, कॉलोनी कहीं चली जाएगी, झुग्गी कहीं चली जाएगी, मतलब एक ही जगह एक ही इलाके को आप अलग अलग वार्ड में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, डेवलपमेंट पर असर भी पड़ेगा। बिल्कुल है। ये आप देखिए छतरपुर असेंबली में एक वार्ड है भाटी, एक वार्ड है ईयानगर, उसमें एक जौनापुर गांव था। जौनापुर गांव के साथ की झुग्गियां डाल दी इन्होंने एक जगह, गांव डाल दिया आपने दूसरी जगह। अब गांव की भी गलियां हैं, वो जो ईबीज हैं वो उन्होंने जो इनोवेशन की है उन्होंने सबके साथ मिला के की है। वो एक इधर है एक उधर है। लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए कि भाई इसको ठीक करो, हमने ईबीज की बाउंड्रीज के मैप्स भी दिए लोगों ने, उसके बाद उसको ठीक नहीं किया क्योंकि उनको सूट नहीं करता। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कांग्रेस जा चुकी है, आप इंडिविजुअली भी जाएंगे, क्या लगता है कि कोर्ट में आपकी बात टिक पाएगी? आपकी बात को में इतना दम है आपकी दलीलों में कि वहां पर अगर चुनाव अनाउंस भी हो जाता है तो उसको रोकने की स्थिति आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोर्ट्स का काम ये है कि उनको ये देखें कि ये जो कानून भारत सरकार के बने हैं, जो कानून भारत में है, उन कानून के अनुसार हो। मैंने पहले भी एक केस में आपको ध्यान हो, रमेश दत्ता जी के वाले इशू में हम कोर्ट गए थे और हमने कोर्ट में उसको जीता था। उसमें ये है कि हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं कराओ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको डिलिमिटेशन ना करो, आप करो, परंतु प्रॉपरली करो। अगर आपने एक फॉर्मूला बनाया है तो उस फॉर्मूले को लागू करो। फॉर्मूला सिलेक्टिव नहीं हो सकता, फॉर्मूला सबके लिए बराबर हो। ये हमारी प्ली है। अगर आप इसके अनुसार चलेंगे, फॉर्मूले को चेंज करेंगे या फॉर्मूला जो आपने बनाया हुआ है उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी, कोर्ट कराएगी, कोर्ट ने पहले भी कराया, तो ठीक होगा। जब ठीक होगा तो हमें क्या एतराज है? चुनाव करा, पॉलिटिकल पार्टी का काम तो चुनाव लड़ना ही है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ धक्का करके दिल्ली में चुनाव जीतना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के लब्बो लुआब ये है कि गलतियां हुई हैं डिलिमिटेशन में। सिर्फ गलतियां नहीं है बल्कि कई सारे एक्ट का वायलेशन है, जिसमें डिलिमिटेशन एक्ट का वायलेशन है और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का वायलेशन है। इसीलिए इसी बिना पर अगर कानून जो है उसका अगर वायलेशन होता है तो जो पूरी प्रक्रिया है वो गलत होगी। और इसी का हवाला दे करके हाई कोर्ट कांग्रेस भी गई है, इंडिविजुअल्स भी जा रहे हैं और वहां पर चुनौती देंगे। तो अब ये जो वायलेशन है, क्या कोर्ट मानती है कि ये वाकई इन सारे नियमों का, कानूनों का उल्लंघन हुआ है? और अगर उल्लंघन हुआ है तो हो सकता है कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है चुनाव घोषणा का है वो कोर्ट में जाकर के फंस सकता है। तो अब यही देखना है कि कोशिश जो हो रही है कि फटाफट चुनाव करवा लिए जाए, क्या वो कोर्ट में जाकर के अटकेगा या फिर कोर्ट भी उसको हरी झंडी दे देगी।